ओके, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है। सबसे पहले ऐसे ऐसे क्या होता है कि एक कोई केस दिया होता है, कोई टॉपिक दिया होता है, तो हमने उसको प्रेजेंट करना होता है, उसको ऐसे कहते हैं। ठीक है। यानी प्रेजेंटेशन ऑफ अ केस। किसी कोई टॉपिक दिया है, उसको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे, नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। जी बेटा, आवाज आ रही है ना? हेलो। यस। जी ठीक है। इसकी ना 4 टाइप्स होती हैं, मैंने बता दी है। एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। ठीक है। अब हम एक एक करके सारी जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से होते हैं? हम ऐसे को देख के किस तरह जज कर सकते हैं ये कौन सा ऐसे की टाइप होगी। ठीक है। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से होते हैं जिसमें हमारी कॉजेज आती हैं, इफेक्ट्स आते हैं, कंपेयर किया जाता है, किसी चीज को कंट्रास्ट किया जाता है, वो होते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। ठीक है। एक्सपोजिटरी ऐसे की अब हम एग्जाम्पल करेंगे कि कौन कौन से होते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। जैसे एग्जाम्पल में, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ मोर प्रॉब्लम देन सोल्यूशन। ये कंपैरिजन है। ठीक है। कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरह प्रॉब्लम को क्रिएट करती है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसमें हम ये बताएं। उसके बाद आता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग, काजेज और इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस। ये काजेज और इफेक्ट्स हैं, ये वाला टाइप है। ठीक है। और कंट्रास्ट क्या होता है? जैसे एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग आवर कर्स, ये कंट्रास्ट है। जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और रियलिटी, ये कंट्रास्ट है। ठीक है। ये है सबसे पहली टाइप, एक्सपोजिटरी ऐसे। उसके बाद है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे क्या होता है? जिसके अंदर सिंगल इंसिडेंट होता है और वो सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। ठीक है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? जैसे एक ऐसे है, शूटिंग एन एलिफेंट। उसमें एक ही इंसिडेंट में उसको एक्सप्लेन किया होगा और वो सीक्वेंस ऑर्डरिंग में होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप क्या है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन से होते हैं? इशू बेस्ड ऐसे, जो कंट्रीज पे भी हो सकता है, फेमस पर्सनालिटीज पे भी हो सकते हैं, प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की एग्जाम्पल क्या है? न्यू वार फ्रंट लाई इन इकोनॉमिक जोन, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे की एक और एग्जाम्पल है, जैसे वॉर प्रेयर, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे की एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो होता है वो लिटरेरी टाइप ऐसे होता है, उसमें रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स हमें ना देने होते हैं, उसको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम हमें इसमें से कौन सी टाइप का ऐसे करना चाहिए। तो मैं आपको काइंडली बता देती हूँ कि हमें एक्सपोजिटरी ऐसे नहीं कर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें जिस ऐसे पे जाना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक है। ये वाली जो टाइप है इसको हम बता दिया मैंने कि इशू बेस्ड ऐसे होते हैं और हमें यही करने चाहिए। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे
करने चाहिए या नहीं करने चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की टाइप ऐसे होता है, क्योंकि बच्चों के पास इतनी आर्ग्यूमेंट नहीं होते, इतनी अच्छी कोई रिपोर्ट्स नहीं होती, कोई डाटा नहीं होता। तो इस वजह से ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो हैं हमें वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये रिस्की ऐसे होता है। काइंडली, किसी को आवाज का इशू है? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो आवाज का इशू है। अच्छा, अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेपर में आए ना तो फिर क्या करें? एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ, अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे नहीं आ रहा तो वो आप एक्सपोजिटरी ऐसे पे चले जाएं, जिसमें कॉजेज इफेक्ट आएंगे, जिसमें कंपैरिजन कंट्रास्ट आएगा, उस पे चले जाएं। ठीक है, और अगर प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं आर्ग्यूमेंट पे तब जाना है जब आपके पास बहुत अच्छा डाटा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं, फिर आर्ग्यूमेंटेटिव पे चले जाएं। अगर नहीं, वो रिस्की टाइप ऐसे होता है ना, और जिसकी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, वो बिल्कुल आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पे ना जाए, वो एक्सपोजिटरी ऐसे पे चला जाए। नैरेटिव ऐसे पे भी जाना इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप लोग जो है ना वो एक्सपोजिटरी पे चले जाएं या फिर डिस्क्रिप्टिव पे चले जाएं। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है देन वो क्वेश्चन कर सकता है, और देन हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमें ऐसे की टाइप्स कर ली। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी फोर तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ, देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये इस स्ट्रक्चर जो होता है मैंने बता दिया ऑलरेडी कि क्या क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे आउटलाइन पे। आउटलाइन क्या होती है, किस तरह की होती है? ठीक है, आउटलाइन जो है ना, आउटलाइन जब हम बनाते हैं, ठीक है, आउटलाइन इसके दो वे होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम देखते हैं, इसको दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक होता है कि हम इसका कंटेंट देखें कि ये किस टाइप का उसने एग्जामिनर ने हमें बताया, और एक ऐसे की नेचर क्या है। ठीक है, काइंडली किसी का कोई बता सकता है कोई, अगर उसने डिस्कस करना है, नहीं तो अदरवाइज वो अपना माइक म्यूट कर दे। ठीक है, आउटलाइन जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, यानी फॉर्मल आउटलाइन और इनफॉर्मल आउटलाइन। ठीक है, इतना दबाना अच्छा नहीं है अभी। हाँ, ओके, ये सब देख के रिश्ते से वो जवाब दे। माइक म्यूट कर दीजिए काइंडली। आउटलाइन जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल आउटलाइन होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, टॉपिक आउटलाइन और सेंटेंस आउटलाइन। टॉपिक आउटलाइन क्या होती है? जो फ्रेजेस की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे सेंटेंसेस की फॉर्म में होती है, उसको टॉपिक आउटलाइन कहते हैं।
और सेंटेंस आउटलाइन क्या होती है? जो ब्रीफ सेंटेंस दिए होते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में होती है। ठीक है। और टॉपिक आउटलाइन जो फ्रेजेस की फॉर्म में होती है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल है इसकी। ये टॉपिक आउटलाइन जो है ना, जैसे कि हम लिख सकते हैं अलार्मिंग द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है। ये है टॉपिक आउटलाइन के मतलब सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं मैंने की। और जो सेंटेंसेस आउटलाइन होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या होती है, जो सेंटेंस की फॉर्म में होती है। जैसे कि हाई मीट कंजप्शन is also excessive the fertilizer, excessive use of fertilizer। ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल बता दी कि ये किस तरह लिखे जाते हैं। दो टाइप्स हैं मैंने बता दी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम कौन सी आउटलाइन लिख सकते हैं, कौन सी लिखेंगे? तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर जिस बच्चे की ग्रामर बिल्कुल सही है वो सेंटेंस आउटलाइन पे जाए, और जिस बच्चे की ग्रामर का इशू है, जिस बच्चे की ग्रामर का इशू है वो टॉपिक आउटलाइन पे चला जाए। ठीक है। और जिस बच्चे की सेंटेंस ग्रामर बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई आर्टिकल्स का इशू नहीं है, तो देन वो सेंटेंस आउटलाइन पे चला जाए। ओके। अगर आपका काइंडली कोई क्वेश्चन है तो देन वो मुझसे कर सकता है, देन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे कर सकता है। आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, देन फिर हम चलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ। मीन्स के किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। जी जी, हम चलते हैं फिर इंट्रोडक्टरी के पैराग्राफ की तरफ में। मैम ज्यादा अच्छी आउटलाइन बनाना कौन से सही रहेगी जो एग्जामिनर को अच्छी लगे और पास कर? ठीक है बच्चा, मैंने बताया है शहजाद के अगर जो सेंटेंस आउटलाइन है वो बच्चा बनाए जिसकी ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, उसके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सेंटेंस आउटलाइन पे चला जाए। और जिस बच्चे के पास इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, जिसके पास इतना अच्छा डाटा नहीं है, और जिसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी अच्छी नहीं है उसने की हुई, तो देन वो चला जाए टॉपिक आउटलाइन पे। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो पास करे या फेल करे, उससे आपको इशू नहीं होना, आप अच्छा से उसकी प्रेजेंटेशन करें ना। अच्छा, पास कैसे करेगा एग्जामिनर वो भी मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर तक कि क्या क्या होता है और ऐसे में पास किस तरह हो सकते हैं और फेल क्यों होते हैं बच्चे।
ठीक है, हम अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से पहले हम ऐसे करते हैं, या तो फिर पैराग्राफ राइटिंग सीख लेते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन ही सीख लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन क्या होता है? ये हमारे ऐसे की एक शॉर्ट समरी होती है। अब किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैम आउटलाइन हम कितने पेज की लिख सकते हैं। जैसे पीएमएस का ऐसे होता है, उसमें हम जो है 1.5 पेज लिखते हैं। और जो सीएसएस का ऐसे होता है, उसमें भी 1.5 पेज लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो तहसीलदार का पेपर है, ये एक शॉर्ट पेपर है, इतना कोई लेंथी पेपर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे कि हम 1 पेज की आउटलाइन लिख लेंगे। और इंट्रोडक्शन जो है वो कितना लिखेंगे, ये भी मैं आपको बता बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन जो है वो मैं 3 क्वार्टर में लिख ले, मतलब 15 और 12 लाइन में लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि वो समरी होती है ऐसे की। और मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? इसके 5-6 मेथड है। एक होता है ब्रॉड स्टेटमेंट मेथड, सबसे पहला। जी जी, किसका क्वेश्चन है? अगर ज्यादा भी लिख लें तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं होगा इतना। तो जी अनमोल, अगर ज्यादा क्या लिख लें, क्या आउटलाइन ज्यादा लिख लें तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े? ज्यादा लिखने से मैटर नहीं करता कि आप कितना लिख रहे हैं। ऐसे आप लिखते जाएं, वो मैटर नहीं कर रहा। आपके आर्ग्यूमेंट कितने, आपने कितनी अच्छी रिपोर्ट्स दी हैं, डाटा दिया है, वो मैटर कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना लंबा लिख रहे हैं, कितना छोटा लिख रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद मेथड्स क्या है? सबसे पहला मेथड्स है ब्रॉड स्टेटमेंट मेथड। उसके बाद आता है कोटेशन मेथड, फिर क्वेश्चन मेथड, कंट्रास्ट मेथड, रेलिवेंस मेथड और एनेक्डोट मेथड। ये जो 5-6 मेथड हैं, इसमें से हमें कौन सा मेथड करना चाहिए पेपर में? जो मैं रिकमेंड करूंगी वो कोटेशन मेथड है और क्वेश्चन मेथड है। ठीक है, बाकी भी मैं आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सा मेथड क्या है और क्या नहीं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो कोटेशन मेथड और क्वेश्चन मेथड है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोटेशन मेथड की तरफ कि ये क्या होता है। ये कौन सा मेथड है इंट्रोडक्शन लिखने का? इंट्रोडक्शन लिखने का ये मेथड मैं आपको बताती चलूं। जैसे सबसे पहले कोई अच्छी कोटेशन है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, फैक्ट और फिक्शन। ठीक है, तो इसमें हम अच्छा सा कोई कोटेशन, जो इससे रेलिवेंट कोटेशन होगा वो लिखेंगे। इररेलीवेंट मटेरियल नहीं लिखेंगे पेपर में। अगर आप इररेलीवेंसी क्रिएट करेंगे देन एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। कोटेशन मेथड जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैं आपको कोटेशन बताती चलूं जो रेलिवेंट है। वो बराक ओबामा की कोटेशन थी, ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट सम फार ऑफ प्रॉब्लम, इट इज अ हैपनिंग हियर, इट इज अ हैपनिंग नाउ। ये बराक ओबामा की कोटेशन थी। ठीक है, अब ये मैंने कोटेशन तो पहले ऑलरेडी लिख दी पहले सेंटेंस में। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। अब जैसे देखो, एक कोटेशन लिखी है, देन उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। पहले कोटेशन लिखो, फिर एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन जब कर लिया, फिर उसके बाद कोटेशन को एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद जनरल सेंटेंसेस दें, उसके एग्जाम्पल दें 3 और 4, कोई सेंटेंसेस लिख दें। और उसके बाद थीसिस लिखें। अब आप बच्चों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम थीसिस किधर लिखना है? थीसिस हम इंट्रोडक्टरी में, किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया बट मैं आपको बताती चलती हूँ कि जो मैं आपको बताती हूँ कि जो कोटेशन
मेथड तो मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैम हम कुछ टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं और वो बताते हैं कि आउटलाइन में भी हम थीसिस लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की 2 और 3 4 लाइनें लिख सकते हैं आउटलाइन, ठीक है, वो मेथड भी ठीक है, लेकिन आप कब लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं बेटा, थीसिस स्टेटमेंट अगर आप आउटलाइन में लिखोगे देन आप हेडिंग दोगे। अगर थीसिस स्टेटमेंट आप बताऊंगी मैं उसकी प्लेसमेंट किधर करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। लेकिन अभी पहले ये कोटेशन मेथड मैं बता रही हूँ कि अब बच्चे आउटलाइन जो बता रहे हैं कि आउटलाइन में हम जब पहले फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं और 3 या 4 लाइंस लिख देते हैं उसके नीचे जो स्पेसिफिक होती हैं आउटलाइंस, वो उठा के नीचे लिख दो, उसके देन आगे थीसिस डाल दो। ये भी कुछ टीचर्स ने बताया हो, लेकिन वो एग्जाम में जैसे हम लिख देते हैं आउटलाइन में, उससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फेल क्यों कर देता है कि आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं ऐसे में। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आउटलाइंस को में आप ना थीसिस लिखें ना इंट्रोडक्शन के आगे रिमार्क दें कि ये इंट्रोडक्शन है, इसमें हम थोड़ी सी कोई स्पीच है या कोई रेलिवेंट कोई मटेरियल है तो उसके नीचे हम वो मेंशन कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कभी भी ऐसा काम नहीं करें। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है देन आप कर लें, अगर आपकी ग्रामर नहीं अच्छी तो आप बिल्कुल हरगिज नहीं करें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन मेथड की तरफ। क्वेश्चन मेथड क्या होता है कि जैसे एक स्पेसिफिक सेंटेंस दिया जाता है ना, स्पेसिफिक सेंटेंस क्या होता है, जैसे एक स्पीच थी क्लाइमेट चेंज के ना अबाउट, एक एक्टिविस्ट ने क्लाइमेट चेंज के अबाउट ना एक स्पीच में बताया था कि क्लाइमेट चेंज क्या है, देन उसको हमने टैकल कैसे करना है, इस तरह। ठीक है, अब क्वेश्चन मेथड में हम इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। क्वेश्चन मेथड में हम सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस होता है, वो हम लिखते हैं 2 लाइंस का 1.5 लाइन का। ठीक है, जो टॉपिक सेंटेंस होता है, अब उसमें हम कोई जनरल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, काइंडली अगर मेरी बात सुनिए, अगर जूम मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा दोबारा से। हाँ जी जी, आउटलाइन में अगर आप थीसिस लिखेंगे तो आप हेडिंग देंगे, अगर आउटलाइन में नहीं लिखते तो फिर हेडिंग नहीं देंगे, इंट्रोडक्शन में हेडिंग नहीं देते थीसिस की। क्वेश्चन मेथड में मैं आपको बताती चलूँ, स्पेसिफिक सेंटेंस लिखेंगे, कोई स्पीच है अच्छी सी वो लिख देंगे। उसने बताया था, ग्रेटा थनबर्ग ने बताया था कि एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट था, उसने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या